Students, today we study about Newton's law of motion NLM। आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, 9th-10th क्लास में पढ़ा है। न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और आपने पढ़ा था थर्ड लॉ। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ेंगे और इसको हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। इसको हमने नाम दिया है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यूनिट नंबर 3। नाउ देखो, सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ के अंदर पढ़ते हैं भाई फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट फोर्स। अब बताओ बच्चों, फोर्स है वो हमारे पास क्या होता है? हम सभी ने पढ़ रखा है। फोर्स है वो हमारे पास क्या होता है भाई, पुल और पुश है। उसी को हम किसका नाम दे देते हैं? दैट इज नोन एज द फोर्स। पुल और पुश है उसको हमने नाम दिया, फोर्स का नाम दिया। फोर्स है ये हमारे पास क्या कर सकता है? अब हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन, और जैसे ऑब्जर्वेशन आते हैं तो पहला ऑब्जर्वेशन आता है कि भाई कोई बॉडी रेस्ट में थी, उसके ऊपर हमने फोर्स लगा दिया, धक्का लगाया, बोलो वो मोशन में आ जाएगी या नहीं? दूसरा, पहला तो क्या कहता है कि किसी भी बॉडी को जो रेस्ट में थी उसको फोर्स मूव करवा सकता है। दैट इज वी कैन से बॉडी कम्स इन मोशन। दूसरा हम कहेंगे कोई बॉडी हमारे पास बच्चों मोशन में थी, अगर हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया देन इट कम्स इन रेस्ट। मोशन में कोई बॉडी थी वो किस में आ सकती है? रेस्ट में आ सकती है। और थर्ड हम बताएंगे कि वे फोर्स है वो हमारे पास क्या कर सकता है भाई, इट कैन चेंज डायरेक्शन। डायरेक्शन को भी हमारे पास चेंज कर सकता है। आगे आपने पढ़ा कि जो फोर्स है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों क्वांटिटी है वेक्टर? बिकॉज इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और हमारे पास क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी। इसलिए हमने कह दिया कि भाई वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो हमने पढ़ी है कि इट्स यूनिट इज न्यूटन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। न्यूटन इसकी यूनिट है और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया। अब बच्चों आपने पढ़ा है कि वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्स। आपने पढ़ा 9th-10th क्लास के अंदर कि वी स्टडी अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमने क्या बताया था कि भाई जो फोर्स है वो प्रोड्यूस किया जाए ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अर्थ जब किसी बॉडी को अपनी साइड में खींचती है, द फोर्स अप्लाइड इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 चार्जेज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, या दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, या दोनों के दोनों हमारे पास नेगेटिव चार्ज हैं, देन उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको भी हम किसका नाम दे देते हैं कि ग्रेविटेश, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो हमारे पास फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या कोई मैग्नेट है, उसके चारों तरफ जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। एक आपने पढ़ा होगा टेंशन। अगर हम किसी बॉडी को रस्सी से बांधते हैं और उसको खींचते हैं तो उस रस्सी के अंदर जो एक्सटेंड हुई उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेस करने के लिए एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम कौन से फोर्स का नाम दे देंगे? दैट इज़ नोन एज द टेंशन फोर्स। उसके बाद मैं यहाँ खड़ा हूँ, ग्राउंड पे खड़ा हूँ, ग्राउंड है नीचे से ऊपर की साइड में एक फोर्स लगाता है, और जो मेरी बॉडी है वो ऊपर से किधर लगा रही है, नीचे की साइड में एक फोर्स लगाती है। दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम किसका नाम दे देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन का नाम दे देते हैं। सो वी स्टडी अबाउट सो मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेज। जो फोर्सेज हैं, अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेज। और फोर्सेज है दे कैन बी क्लासिफाई in 2 category. First is known as the contact force. Second is known as
फर्स्ट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकंड इज नोन एज द फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से ही देखो, जो फोर्स हमारे दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से जो फोर्स अप्लीकेबल होता है दैट इज़ नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने बताया कि जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ तो ग्राउंड और मेरी बॉडी के बीच में जो फोर्स है दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दोनों बॉडीज़ हैं एक दूसरे को टच करती हैं, टच करने से जो फोर्स अप्लाई होगा उसको भी हम कौन से फोर्स का नाम दे देंगे, दैट इज़ आल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। रस्सी से किसी बॉडी को बांध के मैं खींच रहा हूँ, तो रस्सी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो टेंशन फोर्स होगा दैट इज़ आल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमने क्या बताया, टेंशन है, दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा हमने क्या बताया, नॉर्मल रिएक्शन है, दैट इज़ आल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा हमने बताया फील्ड फोर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे व्हाट इज़ फील्ड। फील्ड है वो हमारे पास क्या होता है, फील्ड मैं ये कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या होता है कि भाई इट इज स्पेस अराउंड एनी बॉडी। कोई भी बॉडी है जिसके चारों तरफ हमारे पास क्या होता है कि भाई स्पेस होता है, उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, फील्ड फोर्स का नाम दे देते हैं। दैट इज़ नोन एज द फील्ड फोर्स। वो हमने नाम दिया, फील्ड फोर्स का नाम दिया, सॉरी फील्ड का नाम दिया। स्पेस है किसी बॉडी के चारों तरफ, उसको हमने नाम दे दिया फील्ड का। लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि भाई फील्ड फोर्स, मैं जैसे आपको ये कह दूँ कि ये मेरे पास कोई भी एक मैग्नेट है और मैग्नेट है, ये मैंने मान लिया इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। अगर मैं किसी आयरन पीस को यहाँ रखता हूँ तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ भी रखा तो भी इसको ने अट्रैक्ट कर लिया, और इससे जैसे मैं दूर जाता हूँ तो इसके ऊपर कोई भी ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है। तो यहाँ तक जो फोर्स लगा दैट इज़ नोन एज द फील्ड फोर्स। और वो फोर्स कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको क्या नाम दे दिया हमने, ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे दिया। और जो फोर्स अप्लीकेबल हुआ दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी टाइप से आप, मैं यूँ कह दूँ ये पेन है, यहाँ से मैंने छोड़ा और छोड़ा तो बोलो किधर जाएगा, नीचे की साइड में। ये किसके फील्ड में है, अर्थ के फील्ड में है। और अर्थ के फील्ड में है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हमने किसका नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे दिया। तब हम कह सकते हैं वही फील्ड फोर्स कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज़ द फील्ड फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो द फील्ड फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इट इज़ आल्सो द फील्ड फोर्स। ये सारे के सारे हमारे पास कौन से फोर्स होंगे, दीज आर नोन एज द फील्ड फोर्स। ये सारे के सारे फील्ड फोर्स है। उसके बाद हमारे पास आता है, इनको फील्ड फोर्सेस को हम नाम दे देते हैं भाई दीज आर आल्सो नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का भी हम इनको, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी नाम दे देते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। देखो लीनियर मोमेंटम आता है तो लीनियर मोमेंटम है, ये हमारे पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, इसको जनरली हम P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, उनका जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं, लीनियर मोमेंटम का नाम दे देते हैं। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया आपके पास P इज इक्वल टू m/v। बच्चों वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोलो लीनियर मोमेंटम है वो भी कैसी क्वांटिटी हो गई, इट इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड ये कहता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास सेम होगी
एज दैट ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे पास किसकी होगी, लीनियर मोमेंटम की होगी, कि लीनियर मोमेंटम हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेलोसिटी, यही होगा। आगे देखो, आगे हम बात करते हैं इसकी यूनिट की बात करते हैं बच्चों। देखो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। एसआई सिस्टम में जो इसकी यूनिट आई वो आई हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बट अगर मैं बात करता हूँ सीजीएस सिस्टम की, मास की यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने कह दिया सीजीएस सिस्टम में जो इसकी यूनिट होगी वो क्या आ गया आपके पास, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। ठीक है, आगे देखो, आगे मैं यूँ कहता हूँ कि अगर हमने किसी बॉडी का मास है वो मैंने कांस्टेंट ले लिया, देन मैं कहूँगा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। लीनियर मोमेंटम मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और जैसे लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब हम ग्राफ है वो कैसी लाइन आएगी आपके पास, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, दूसरा मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है किसी बॉडी की कांस्टेंट ले ली, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और हम यहाँ से कह सकते हैं ये लीनियर मोमेंटम, ये मास। बोलो बच्चों हमारे पास कैसी लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। थर्ड पार्ट में सिंपल सा कह सकता हूँ कि इफ़ वी टेक लीनियर मोमेंटम एज कांस्टेंट देन हम यहाँ से क्या कहेंगे, mv है वो क्या होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, एंड v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा इट विल बी मूविंग विद लेस वेलोसिटी। और हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा, इधर मैंने कह दिया v, इधर मैंने कह दिया m, देन द ग्राफ विल बी ऑफ दिस टाइप। v एंड m के बीच का जो ग्राफ है वो इस टाइप का आएगा। ये तो सारा था हमारे पास किसके बारे में था, सिंपल सा लीनियर मोमेंटम के बारे में था। अब हमारे पास आते हैं बच्चों न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के आपने पढ़ा कि भाई वी हैव स्टडी 3 लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखो बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपने स्टडी किया है, क्या स्टेटमेंट है इसकी, स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है देन इट ऑलवेज रिमेन्स एट रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई नहीं करेंगे, देन द बॉडी विल रिमेन्स एट रेस्ट। और जैसे हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया देन स्टेट ऑफ मोशन को वो क्या कर देती है आपके पास, चेंज कर देती है। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखो कोई बॉडी अगर मान लो किसी पे फोर्स नहीं लगाया तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। और ये बॉडी मैं कह दूँ कि भाई हमारे पास रेस्ट में है, देन हम कहेंगे कि दिस बॉडी विल ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट। कब तक रेस्ट में रहेगी, जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे देन इट विल स्टार्ट्स इन मोशन। अब बात आती है कि हमने बॉल ग्राउंड के ऊपर फेंक दी बट हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई फोर्स हमने नहीं लगाया, और हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम द बॉल विल स्टॉप्स। हमने तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया बट बॉल है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, ग्राउंड है उसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज करता है। और ग्राउंड जब उसके मोशन का अपोज करता है देन द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स।
जो उसके मोशन का क्या कर रहा है, अपोज। उसके बाद आपने कई बार देखा होगा फैन स्विच ऑन किया हमने और फिर उसके बाद स्विच को ऑफ कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद ये रुक जाता है। तो हमारे पास क्या होगा कि वहाँ भी हमारे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। बॉल बेरिंग और जो रोटर है उनके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, ड्यू टू विच द फैन विल स्टॉप्स। उसके बाद बस जा रही है, ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाई, गियर निकाल दिया, इंजन स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद बस है वो रुक जाती है। वो किसके कारण रुकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। कई बार क्या करते हैं, गियर नहीं निकालते, और गियर नहीं निकालते, इंजन ऑन है, और फिर उसके बाद क्या करता है, एक्सेलरेटर पर से ड्राइवर पैर हटा लेता है, तो वहाँ पे वो जल्दी रुक जाती है पहले केस की बजाय। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कुछ इंजन है, वो भी क्या अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है वो अप्लाई करता है। तो हम कहेंगे कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और इफ़ इट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई एक्शनल फोर्स है वो अप्लाई नहीं होता, एक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास बॉडी है वो कंटिन्यू हमारे पास मोशन में रहेगी, या कंटिन्यूसली किस में रहेगी, आपके पास रेस्ट में रहेगी। ये तो था आपके पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, इट डिफाइंस द इनर्शिया। फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है, और किसको डिफाइन करता है बेटा, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया है वो क्या है, इनर्शिया ये कहता है कि भाई किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन स्टेट, चाहे स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे स्टेट ऑफ मोशन हो, उसको हमारे पास, और चाहे स्टेट ऑफ डायरेक्शन हो, उसकी स्टेट चेंज का ये क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज नोन एज इनर्शिया। उसका हमने नाम दे दिया, इनर्शिया का नाम दे दिया, दैट डिफाइंस द इनर्शिया। और बच्चों इनर्शिया है वो हमारे पास 3 टाइप का होता है। सबसे पहले ये कहता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम इसकी स्टेट चेंज करते हैं तो स्टेट चेंज का क्या कर जाता है, ये अपोज करता है। दैट इज़ नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट हमने क्या बताया कि भाई ये हमारे पास अपोज करता है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और कई बार आपने देखा होगा कि बस में आप आराम से बैठे हो और ड्राइवर आता है एकदम से झटके से चलानी स्टार्ट कर देता है, बोलो पैसेंजर्स है किधर फॉल करते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे विल फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों फॉल करते हैं, क्योंकि हमने क्या बताया कि भाई हमारी बॉडी है जो बस के कॉन्टैक्ट में है, वो पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी किस में रहना चाह रही है, रेस्ट में। और जब रेस्ट में रहना चाह रही है, जैसे बस एकदम से आगे चलेगी तो हम क्या कहेंगे कि अपर पोर्शन है वो तो रेस्ट में रहना चाहता है, और जो लोअर पोर्शन है वो क्या करता है कि भाई इट विल स्टार्ट्स मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो वो हमारे पास क्या है कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और इसको मैं यूँ सोच सकता हूँ, ये बॉडी यहाँ रख रखी है, ये पार्ट ही तो कॉन्टैक्ट में है, जैसे मैं इस हाथ को आगे एक साइड में खींचूँ ये वाला पार्ट तो आगे चला जाएगा, लेकिन ऊपर वाला किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में रहना चाह रहा है। तो ये भी किसके कारण होता है कि भाई इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स हम बैग को बीट करते हैं किसी लकड़ी से, किसी स्टिक से बीट करते हैं, देन डस्ट पार्टिकल्स कम्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की साइड में आते हैं। क्यों आते हैं, ये किसके कारण होता है, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और उसके बाद तुमने देखा होगा कि अगर मैं किसी ट्री को हिलाता हूँ, आम के पेड़ को हिलाता हूँ, देन फ्रूट्स हैं, आम हैं,
वो किधर गिरेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि आर्म है वो किस में रहना चाह रहा है, रेस्ट में, लेकिन टहनी है वो किस में आ गई, मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हम क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास फ्रूट्स है दे विल फॉल्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद आपसे ये पूछ ले कि हॉर्स राइडर है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है एज हॉर्स स्टार्ट्स मूविंग सडनली, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी comes in motion but upper part tries to remains in rest, therefore the passenger will falls in the backward direction, or we can say that the rider will falls in the outward direction। दूसरा बच्चों हमारे पास आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन है ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है देन इट ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन्स इन मोशन, हमेशा मोशन में रहने की कोशिश में रहती है। इट अपोजिज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट चेंज करने का ये क्या करेगी, अपोज करेगी। जैसे मैं आपको कह दूं कि आप बस में बैठे हो और बस बहुत फास्ट मूव कर रही है और ड्राइवर हमारे पास जब ब्रेक लगाएगा देन ऑल द पैसेंजर्स विल फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि लोअर पार्ट उसका मोशन में है और जो ब्रेक लगाए, कंप्लीट बॉडी मोशन में थी, ब्रेक लगाए तब हम क्या कहेंगे, लोअर पार्ट तो रेस्ट में रहने की कोशिश में रहेगा बट अपर पार्ट किस में रहने की कोशिश में रहेगा, मोशन में रहने की कोशिश में रहेगा। और जब मोशन में रहने की कोशिश में रहेगा वो लोग पैसेंजर्स है दे विल फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में फॉल कर जाते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा, चलती बस में इसको उतरे होंगे आप, और चलती बस में से जब हम उतरते हैं अगर हमारा मुंह आगे की साइड में, हम ग्राउंड के साथ दौड़ लेते हैं बस के साथ साथ, तब तो हम नहीं गिरते, बट अगर हम नहीं दौड़ते तो क्या होता है, फॉल कर जाते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। वाई, बिकॉज बस किस में थी, मोशन में, और ग्राउंड किस में है, रेस्ट में। हमारी बॉडी किस में रहने की कोशिश में करेगी, मोशन में रहने की कोशिश करेगी, और हमारा पैर जैसे ग्राउंड पे लगेगा तो अपर पार्ट है इट ट्राइज टू रिमेन्स इन मोशन देयरफॉर वी फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। थर्ड आता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है देन इट विल ट्राइज टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, बट अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर बॉडी है वो सर्कुलर पाथ के अंदर कहीं सर्कुलर टर्न ले लेती है, और बच्चों जैसे ये सर्कुलर टर्न लेंगी तब हम कहेंगे कि भाई जो पैसेंजर्स हैं दे विल फॉल्स इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में फॉल करते हैं, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फॉल करने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन में। और तुमने देखा होगा कि अगर एकदम से कोई भी कार है वो सडनली टर्न ले लेती है देन पैसेंजर्स विल फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। या तुमने देखा होगा ग्राइंड स्टोन के ऊपर अगर हम क्या करते हैं कि भाई किसी चीज़ को घिसते हैं देन जो पार्टिकल्स है, आयरन पार्टिकल्स हैं, दे विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सामने वाली डायरेक्शन में मूव करते हैं। और किस लिए मूव करते हैं, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मडगार्ड क्यों यूज़ करते हैं आप, साइकिल है, बस है, क्यों, क्योंकि जैसे उस पर मड लगेगी तो मड है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और मड गार्ड लगा होगा तो उसके साथ वो डस्ट के, वो वाटर के पार्टिकल्स है वो टकराएंगे, मड के पार्टिकल्स टकराएंगे और दे विल फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मड गार्ड है वो डायरेक्शन को चेंज करता है, और अगर कोई व्हीकल जा रहा हो जिसके मड गार्ड ना हो तो बोलो पीछे वाले को के ऊपर मड डालता जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि मड गार्ड्स है वो यूज़ किए जाते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।